तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीफेस टू पेगमिलियन, जो कि पेगमिलियन प्ले के बारे में है। तो पेगमिलियन प्ले हमने स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले ये जो प्रीफेस है ना, ये भी प्ले से पहले आती है, तो इसको भी थोड़ा सा ना डिस्कस करना ज़रूरी है। अब ये जो प्रीफेस है ना, ये इस तरह से नहीं है कि जिस तरह से हम प्ले को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और हर चीज़ का मीनिंग पता होना चाहिए। बस ये हमें ये पता होना चाहिए कि प्रीफेस जो है किस बारे में है और इस प्रीफेस के अंदर किस बारे में बात की जा रही है। तो इस प्रीफेस को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीफेस क्या होती है और इस प्रीफेस के अंदर किस चीज़ के बारे में बात हुई है। तो इसके बारे में ना थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम अपनी प्रीफेस को स्टार्ट करते हैं। प्रीफेस जो है ना, ये एक इंट्रोडक्टरी ऐसे कह लें या फिर सिंपल एक इंट्रोडक्शन होता है जो कि किसी भी बुक के बारे में होता है। कई बार प्रीफेस के एंड पर ना उन लोगों के लिए एक्नॉलेजमेंट लिखी जाती है जिन्होंने ना इस वर्क को लिखने में ऑथर की मदद की होती है। तो वो होता है एक तरह से प्रीफेस। तो ये जो पेगमिलियन प्ले था ना, ये लिखा गया था 1912 के अंदर, और ये जो प्रीफेस थी, प्रीफेस टू पेगमिलियन, ये लिखी गई थी 1916 के अंदर। यानी ओरिजिनल प्ले के 4 साल बाद ये जो प्रीफेस है ना, ये लिखी गई। शो ने ना तकरीबन अपने उन तमाम प्लेस के लिए प्रीफेस लिखी है जिनको वो इम्पोर्टेंट समझता था। कई बार तो इसकी लिखी गई प्रीफेस, प्रोलोग या फिर आफ्टरवर्ड्स जो होते हैं ना, वो ओरिजिनल प्ले से भी बड़े हो जाते थे। उसने ना अपनी एक प्रीफेस में लिखा था कि ड्रामाटिस्ट जो है ना, वो अपनी प्रीफेस में वो चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि ड्रामा के लिए बहुत ही कम इम्पोर्टेंट होती हैं। लेकिन इस प्ले की जो प्रीफेस है ना, उसमें शॉ ने ना ड्रामा के बारे में कोई भी बात नहीं की। मतलब थोड़ी बहुत बातें की है, लेकिन इसके अंदर इसने फोनेटिक्स के बारे में ज्यादा बात की है, क्योंकि ये प्ले जो है वो भी फोनेटिक्स के बारे में है। और इसका जो एक मेन कैरेक्टर है ना, हेनरी हिगिंस, वो जो है वो भी एक रियल लाइफ कैरेक्टर हेनरी स्वीट पर डिपेंड करता है। मतलब उससे इंस्पायर होकर लिखा है। और मरते हुए शॉ ने ना काफी पैसे जो थे ना, वो इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की रिवीजन के लिए भी छोड़े थे। इसलिए ना इस प्रीफेस में भी शॉ ने ना इंग्लिश स्पेलिंग की जो अब्सर्डिटीज है ना, उसके बारे में बात की है। तो अब हम अपनी प्रीफेस को स्टार्ट करते हैं। प्रीफेस स्टार्ट होती है एज विल बी सीन लेटर ऑन। शॉ जो है ना, वो अपनी प्रीफेस के स्टार्ट में लिखता है कि जैसा आप लोग बाद में देखेंगे, पेगमिलियन नीड्स नॉट अ प्रीफेस, यानी एक प्रीफेस की नहीं बट अ सीक्वल, लेकिन एक सीक्वल की जरूरत है, विच आई हैव सप्लाइड इन इट्स ड्यू प्लेस, जो कि मैंने इसकी जगह पर लिखा है। तो ये जो पहली लाइन है ना, इसके अंदर शॉ कहता है कि पेगमिलियन की जो स्टोरी है ना, ओरिजिनल जो ग्रीक स्टोरी है, जब आप उसको पढ़ेंगे ना, तो उसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इस पेगमिलियन स्टोरी के ऊपर ना एक प्रीफेस नहीं लिखनी चाहिए, बल्कि एक सीक्वल, यानी बिल्कुल इसी स्टोरी की तरह एक और प्ले या कोई और स्टोरी जो है ना, वो लिखनी चाहिए। तो कहता है इस बात की आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैंने इसी तरह का एक प्ले जो है वो लिख दिया है। यहाँ पर वो अपने ही प्ले पेगमिलियन की बात कर रहा है कि जिन लोगों को नहीं पता, कि जो मतलब फर्स्ट टाइम मेरी सिर्फ प्रीफेस पढ़ रहे हैं पेगमिलियन के बारे में, तो उनको मैं बता दूं कि मैंने पहले ही एक प्ले लिख दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रीफेस जो है ओरिजिनल प्ले के 4 साल बाद लिखी गई है। द इंग्लिश हैव नो रिस्पेक्ट फॉर देयर लैंग्वेज, यानी जो इंग्लिश लोग हैं ना, उनको अपनी लैंग्वेज के बारे में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब बिल्कुल भी वो अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट नहीं करते। एंड विल नॉट टीच देयर चिल्ड्रन टू स्पीक इट, और अपने बच्चों को वो ये भी नहीं सिखाते कि इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरह से बोलना है। यही सबसे बड़ा इशू था जो कि शॉ के नज़दीक था। मतलब शॉ समझता था कि हम इंग्लिश लोग जो है ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज की रिस्पेक्ट नहीं करते और इसके रूल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते कि कैसे वर्ड्स को बोलना है, प्रोनाउंस कैसे करना है। यानी फोनेटिक्स के बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। यानी फोनेटिक्स के बारे में ना कोई एक रेवोल्यूशन होनी चाहिए जिसके अंदर रूल्स जो है ना, उनको अच्छी तरह से डिस्कस किया जाए इंग्लिश के। दे स्पेल इट सो अबॉमिनेबली that no man can teach himself what it sounds like। abominably का मतलब होता है offensively, यानी इतना बुरे तरह से बोलते हैं इंग्लिश को, इतने बुरे तरह से ना वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं कि हमें खुद नहीं समझ आता कि what it sounds like, यानी इनकी आवाज़ कैसे है। मतलब हम बोल तो देते हैं, लेकिन हमें याद भी नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं। it is impossible for an English man, यानी ये एक इंग्लिश मैन के लिए, इंग्लिश कंट्री से जो इंग्लिश जुबान बोलने वाला आदमी है ना, उसके लिए ना क्या है कि ये बात एक इम्पॉसिबल है, मतलब बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है टू ओपन हिज माउथ, कि वो अपना मुंह खोले विदाउट मेकिंग सम अदर इंग्लिशमैन हेट और डिस्पाइस हिम। मतलब कि एक इंग्लिशमैन जो है ना, वो कभी भी किसी दूसरे इंग्लिशमैन को नाराज किए बगैर अपना मुंह नहीं खोलता। मतलब एक इंग्लिशमैन जब भी अपना मुंह खोलता है ना, वो कोई ना कोई इतनी बड़ी स्पेलिंग की मिस्टेक या प्रोनाउंसिएशन की इस तरह से मिस्टेक कर देता है कि अगला इंग्लिशमैन जो है ना, वो उसको हेट करता है और उससे नफरत करता है। अच्छा, जर्मन एंड स्पेनिश आर एक्सेसिबल टू फॉरेनर्स, यानी जो फॉरेनर्स है ना, बाकी जो लोग हैं, फ्रेंच के हो गए, इटली के हो गए, ये लोग स्पेनिश और जर्मन को समझते हैं।
मतलब ये आसानी से सीख लेते हैं, या ये सीखना, ये जो दो लैंग्वेजेज हैं जर्मन और स्पेनिश, ये सीखना इन लोगों के लिए आसान है। इंग्लिश इज नॉट एक्सेसिबल इवन टू इंग्लिशमैन। इंग्लिश जो है वो तो उसके अपने लोगों को ही मतलब समझ नहीं आती जल्दी, इतनी एक्सेसिबल ही नहीं है। मतलब वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि इंग्लिश जो है इसकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, हर बंदा इसको अपने एक्सेंट के अंदर, अपने अंदाज के अंदर बोलता है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है। जबकि स्पेनिश और जर्मन जो है ये फॉरेनर्स के लिए सीखना ज़्यादा आसान होता है। द रिफॉर्मर इंग्लैंड नीड्स टुडे इज एन एनर्जेटिक फनेटिक एंथुसियास्ट। यानी आज का जो रिफॉर्मर इंग्लैंड है ना, ऐसा इंग्लैंड जो कि रिफॉर्म हो चुका है पूरी तरह से, इसके अंदर काफ़ी तब्दीली आई है, इस इंग्लैंड को ना किस चीज़ की ज़रूरत है? एक एंथुसियास्ट की, यानी एक जोश वाले आदमी की ज़रूरत है जो कि फोनेटिक का एक्सपर्ट हो, यानी जो कि जानता हो कि इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको स्पेल कैसे करना है, उनको प्रोनाउंस कैसे करना है। दैट इज़ वाई, इसीलिए आई हैव मेड सच अ वन द हीरो ऑफ अ पॉपुलर प्ले। कहता है इसीलिए मेरा ये जो पॉपुलर प्ले है ना पिग्मिलियन, इसका जो हीरो है हेनरी हिगिंस जो है, वो मैंने एक फोनेटिक का एक्सपर्ट इसीलिए रखा है क्योंकि हमारे आज के इंग्लैंड के अंदर ऐसे एक बंदे की ज़रूरत है। यानी मैंने ये हीरो इसलिए रखा है, शायद कोई इस प्ले को पढ़ने के बाद कोई थोड़ा सा इतना मतलब मोटिवेट हो जाए कि वो इंग्लिश के अंदर जो फोनेटिक्स है उसके ऊपर थोड़ा सा काम करने पर गौर करे। देयर हैव बीन हीरोज ऑफ दैट काइंड क्राइंग इन द विल्डरनेस फॉर मेनी इयर्स पास्ट। यानी ये जो जिस तरह से मेरे प्ले का हीरो है ना, उस तरह के जो हीरोज है ना, यानी बहुत सालों से ना क्या कर रहे हैं कि रो रहे हैं इन द विल्डरनेस। विल्डरनेस यानी वीराने के अंदर। यानी ये जिस तरह का मेरे प्ले का हीरो है ना, इस तरह के पहले भी बहुत से हीरो आए हैं जो कि कोशिश तो करते हैं कि मतलब हम थोड़ा सा रिफॉर्म लाने की कोशिश करें, जुबान को ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन उनकी सारी वो कोशिशें बेकार हो जाती हैं। विल्डरनेस, क्राइंग इन द विल्डरनेस का मतलब है कि यानी वो जो भी कोशिश करते हैं वो बेकार हो जाती है। व्हेन आई बिकेम इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 1870s, तो कहता है कि जब 1870s यानी 1870 के करीब जाकर ना, जब मेरा इंटरेस्ट बढ़ा ना इस सब्जेक्ट के अंदर, किसके अंदर? फोनेटिक्स के अंदर, तो उस टाइम क्या हुआ कि मेलविल बेल, जो मेलविल बेल है ना, ये 1819 में पैदा हुआ था और 7 अगस्त 1905 के अंदर इसकी डेथ हुई थी। ये एक टीचर था और फिजियोलॉजिकल फोनेटिक्स का ना एक रिसर्चर भी था। तो उसके बारे में यहाँ पे वो कह रहा है कि जब मेरा इंटरेस्ट बढ़ा ना इस सब्जेक्ट के अंदर, उस टाइम मेलविल बेल जो था वो मर चुका था, बट लेकिन अलेक्जेंडर जे एलिस जो था ना, वो स्टिल अ लिविंग पेट्रार्क, उसकी अभी भी रिस्पेक्ट की जाती थी, मतलब वो अभी भी जिंदा था, या उसके वर्क्स की रिस्पेक्ट की जाती थी। अब अलेक्जेंडर जे एलिस कौन है? ये 1814 में पैदा हुआ था और 1890 में इसकी डेथ हुई थी। इसका पूरा नाम था अलेक्जेंडर जॉन एलिस, और ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था और फिलोजिस्ट था और एक फोनेटिशियन भी था। फिलोजिस्ट कहते हैं एक ऐसा बंदा जो कि लैंग्वेजेस की हिस्ट्री को स्टडी करता है लिटरेचर को पढ़ के, और फोनेटिशियन तो आपको पता ही है कि जो फोनेटिक्स का स्टूडेंट या एक्सपर्ट होता है उसको कहते हैं फोनेटिशियन। तो ये बंदा जो था ये जिंदा था तब। विद एन इम्प्रेसिव हेड ऑलवेज कवर्ड बाय अ वेलवेट स्कल कैप। अच्छा, और उस टाइम ये क्या रखता था कि इसका जो हेड होता था ना, मतलब सर होता था, उसके ऊपर ना इसने ना एक कैप पहनी होती थी वेलवेट की, वेलवेट स्कल कैप इसने पहनी होती थी, और इसका हेड जो होता था वो उस कैप से हमेशा कवर रहता था। फॉर विच ही वुड अपोलोजाइज टू पब्लिक मीटिंग्स इन अ वेरी कोर्टली मैनर। और ये जब भी किसी पब्लिक मीटिंग में जाता था ना, तो बड़े कोर्टली मैनर के अंदर, बड़े मतलब ऑफिशियल वे के अंदर ना, ये उन लोगों से अपोलोजाइज करता था इस बारे में, अपनी उस वेलवेट स्कल कैप के बारे में जो कि इसने पहनी होती थी। अच्छा, ही एंड टीटो पेग्लियाडनी अनदर फोनेटिक वेटरन। अच्छा, ही कौन? ये जो अलेक्जेंडर जे एलिस था ना, और इसके साथ एक और था टीटो पेग्लियाडनी। ये कौन था? एक और फोनेटिक वेटरन एक्सपर्ट, यानी एक्सपर्ट था। वर मैन होम इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसलाइक। यानी ये दोनों ऐसे आदमी थे कि जिनको डिसलाइक करना, जिनसे नफरत करना बहुत ही एक इम्पॉसिबल टास्क था। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट लोग थे दोनों। ये एक इटालियन था जो कि उस टाइम इंग्लैंड में रहता था, और एक सीनियर फ्रेंच टीचर भी था सेंट पॉल स्कूल के अंदर जो कि लंदन में है, और इसने काफ़ी बुक्स भी लिखी थी, जिनमें से फ्रेंच रीडिंग जो कि 1864 में मतलब लिखी थी, वो काफ़ी फेमस है। अच्छा, उसके बाद है हेनरी स्वीट। अब ये एक मेन कैरेक्टर है जिसके बारे में ना इस पूरी प्रीफेस के अंदर बात होगी। तो एक फिर यहाँ पे नॉर्शॉ कह रहा है कि हेनरी स्वीट जो था ना, देन अ यंग मैन, यानी उस टाइम वो एक जवान आदमी था। किस टाइम? जब 1870 के अंदर मेरा फोनेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट बढ़ा, उस टाइम यहाँ पे बर्नार्ड शॉ बात कर रहा है कि उस टाइम हेनरी स्वीट जो था वो एक जवान आदमी था। लेक देयर स्वीटनेस ऑफ कैरेक्टर, लेकिन उसके कैरेक्टर के अंदर स्वीटनेस नहीं थी, मतलब वो इतना कोई स्वीट नहीं था, उसको देखकर कोई इतना हंसमुख नहीं कह सकता उसको। ही वॉज अबाउट एज कंसिलेटरी टू कन्वेंशनल मॉडल्स एज इब्सन और सैमुअल बटलर। तो कहता कि जिस तरह से
इब्सन यानी हेनरिक इब्सन, हेडा गैब्रियल वाला, और सैमुअल बटलर जो था, ये दोनों जो थे ना, जिस तरह से ये जो थे ना, ये कन्वेंशनल मोटल्स को, यानी आम जो लोग हैं जो कि ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, उनको लेकर जिस तरह से ये दोनों कंसिलिएटरी यानी फ्रेंडली वे के अंदर देखते थे, उसी तरह से ये हेनरी स्वीट जो था ये था, इसका कैरेक्टर भी बिल्कुल उन लोगों की तरह था। हिज ग्रेट एबिलिटी एज अ फनेटिशियन, इसकी जो एज अ फनेटिशियन जो थी ना ग्रेट एबिलिटी, सबसे अच्छी काबिलियत या जो खूबी थी ना, वो ये थी कि ही वॉज आई थिंक, यानी मुझे लगता है कि ये ना द बेस्ट ऑफ देम ऑल एट हिज जॉब, यानी ये उन सब में ना एक सबसे अच्छा फनेटिशियन था। मतलब अगर फनेटिक्स के फील्ड के अंदर उस टाइम के अंदर बात की जाए तो ये उन सब में एक्सपर्ट था। वुड हैव इंटाइटल्ड हिम टू हाई ऑफिशियल रिकॉग्निशन, यानी कहता है कि मेरे ख्याल में ना ये जो हेनरी स्वीट है ना, हिज ग्रेट एबिलिटी एज अ फनेटिशियन, मतलब ये इतना एक्सपर्ट फनेटिशियन था कि ये खुद को ना एक हाई ऑफिशियल रिकॉग्निशन दिला सकता था, मतलब एक हाई रैंक के ऊपर अपनी पहचान बना सकता था, इतना ये काबिल था किस फील्ड में, फोनेटिक्स के फील्ड के अंदर। एंड परहैप्स इनेबल्ड हिम टू पॉपुलराइज हिज सब्जेक्ट, और शायद ये खुद को इस काबिल बना सकता था कि इसका जो सब्जेक्ट है फोनेटिक्स, उसको भी ये पॉपुलराइज यानी मशहूर कर पाता। बट लेकिन फॉर हिज सैटेनिक कंटेप्ट, लेकिन इसकी जो सैटेनिक कंटेप्ट थी ना, कंटेप्ट यानी नफरत, सैटेनिक यानी सैटन की तरह, फॉर ऑल एकेडमिक डिग्निटीज, एकेडमिक यानी जहाँ पे पढ़ाया जाता है, डिग्निटरीज यानी जो बड़े बड़े इदारे थे, एंड पर्सन्स इन जनरल हु थॉट मोर ऑफ ग्रीक देन ऑफ फोनेटिक्स, और उन लोगों के बारे में जो कि फोनेटिक्स से ज्यादा ग्रीक के बारे में ज्यादा जानते थे, उन सब लोगों के बारे में जो इसकी नफरत थी ना, उस नफरत की वजह से ना ये अपने फोनेटिक सब्जेक्ट को पॉपुलराइज यानी मशहूर नहीं कर पाया और अपना एक हाई रैंक नहीं बना पाया, नहीं तो इसने ये सब कुछ कर लेना था, ये यहाँ पे वो कह रहा है। अच्छा, उसके बाद कहता है वंस, एक बार क्या हुआ, इन द डेज when the Imperial Institute rose in South Kensington, साउथ कैंगस्टन लंदन के अंदर एक जगह का नाम है, और इंपीरियल इंस्टीट्यूट जो है ना ये इस्टेब्लिश हुई थी ब्रिटिश एम्पायर के दौरान, जब वो चल रहा था ब्रिटिश एम्पायर ना, और 1887 में ये मतलब इस्टेब्लिश हुई थी, और ये रिजल्ट था कॉलोनियल और इंडियन एग्जीबिशन का जो कि 1886 के अंदर हुआ था। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि ब्रिटिश एम्पायर और उसकी जो कॉलोनीज थी उनके इंटरेस्ट को ना सपोर्ट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। एंड जोसेफ चैम्बरलिन वाज बूमिंग द एम्पायर, बूमिंग यानी ग्रोइंग, और जोसेफ चैम्बरलिन जो था वो उस एम्पायर को, उस सल्तनत को बढ़ा रहा था। जोसेफ चैम्बरलिन जो था ना ये 1836 में पैदा हुआ था और 1940 में इसकी डेथ हुई थी। ये एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन था और एक सियासतदान था जिसने क्या किया था कि 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी की जो ब्रिटिश पॉलिटिक्स थी ना उसके अंदर काफी इसका मतलब अहम रोल था। तो वो जब मतलब एम्पायर को चला रहा था ना, आए यानी मैं जो हूँ, बर्नार्ड शॉ जो हूँ ना, इंड्यूस्ड मैंने कन्विंस किया द एडिटर ऑफ अ लीडिंग मंथली रिव्यू। ये लीडिंग मंथली रिव्यू मतलब एक मैगजीन होता है जो कि हर मंथ पब्लिश करता है चीजें, उसका जो एडिटर था ना उसको मैंने मनाया, किस लिए, टू कमीशन, कि वो ऑर्डर दे एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखने के लिए, फ्रॉम स्वीट, हेनरी स्वीट से, ऑन द इंपीरियल इंपॉर्टेंस ऑफ हिज सब्जेक्ट, कि उसका जो सब्जेक्ट है फोनेटिक्स है उसकी इंपीरियल इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस चीज के बारे में ना आर्टिकल लिखवाने के लिए मैंने उस लीडिंग मंथली रिव्यू जो एक कंपनी थी उसके एडिटर को कहा। अच्छा, फिर क्या हुआ कि व्हेन इट अराइव्ड, अच्छा जब उस एडिटर ने आगे हेनरी स्वीट को वो आर्टिकल लिखने के लिए कहा और हेनरी स्वीट ने वो आर्टिकल लिख दिया, और जब वो आर्टिकल मेरे पास आया ना, इट कंटेन नथिंग, उसके अंदर कुछ भी नहीं था बट सिवाय सैवेजली डेरिसिव अटैक ऑन अ प्रोफेसर ऑफ लैंग्वेज। डेरिसिव का मतलब है कि मजाक उड़ाते हुए, सैवेजली का मतलब है बहुत बुरी तरह से, यानी उसके अंदर ना लैंग्वेज का एक प्रोफेसर था उसका मजाक उड़ाया गया था। एंड लिटरेचर हुज चेयर स्वीट रिगार्डेड एज प्रॉपर टू अ फोनेटिक एक्सपर्ट ओनली, यानी वो जब आर्टिकल मेरे पास आया तो उसके अंदर क्या था कि उसके अंदर एक लैंग्वेज का प्रोफेसर था और एक लिटरेचर का प्रोफेसर था, और ये वो प्रोफेसर थे कि जिनको हेनरी स्वीट समझता था कि इनकी जो सीट है वो सिर्फ एक फोनेटिक एक्सपर्ट को ही मिलनी चाहिए, इनको नहीं मिलनी चाहिए। उसके ऊपर एक बहुत ही बुरा यानी मजाक उड़ाते हुए ना एक बहुत ही बुरे वे के अंदर एक अटैक जो था, मतलब काफी अटैक वाली बातें जो थी वो सिर्फ उस आर्टिकल के अंदर लिखी गई थी, जबकि मैंने उसको कहा था कि तुम फोनेटिक्स का क्या जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में तुमने आर्टिकल लिखना है। द आर्टिकल, वो जो आर्टिकल था ना, बीइंग लिबलस, लिबलस कहते हैं कोई ऐसी चीज जो कि हार्मफुल हो या अनट्रू हो, जो कि सच ना हो, तो कहता वो जो आर्टिकल था ना क्योंकि वो थोड़ा सा हार्मफुल था और उसमें सच्ची बातें भी नहीं थी, हैड टू बी रिटर्न एज इम्पॉसिबल। अब उसको रिटर्न करना भी इम्पॉसिबल था, मतलब उसको मैं वापस भी नहीं कर सकता था। एंड आई हैड टू रिनाउंस माई ड्रीम ऑफ ड्रैगिंग
its author into the limelight. Renounce का मतलब था छोड़ देना, ड्रैगिंग यानी खींचना, लाइमलाइट यानी लोगों के सामने लेकर आना। और कहता है जब वो आर्टिकल मेरे पास आया ना, तो मेरा वो जो एक ड्रीम था ना कि इसका जो ऑथर है यानी हेनरी स्वीट जो है उसको मैं लोगों की नज़रों के सामने लेकर आऊं कि वो कितना मतलब बढ़िया फोनेटिक्स का एक्सपर्ट है, तो ये मेरा ड्रीम जो था ये भी मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया। When I met him afterwards, और जब उस आर्टिकल को लिखवाने के बाद कुछ टाइम बाद मैं उससे मिला ना हेनरी स्वीट से फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर मैनी ईयर्स, यानी इतने सालों में पहली बार जब मैं उससे मिला, आई फाउंड टू माई एस्टोनिशमेंट दैट कि मुझे ना बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई और मुझे ऐसा पता चला कि हु हैड बीन अ क्वाइट टॉलरेबली प्रेजेंटेबल यंग मैन, यानी जिसको मैं समझता था कि ये बहुत ही चिड़चिड़ा और दूसरों का मजाक उड़ाने वाला आदमी है, वो तो मुझे काफ़ी एक सुलझा हुआ आदमी लगा, यानी जो कि मतलब एक बर्दाश्त के काबिल और एक काफ़ी अच्छा आदमी था, नौजवान था। हैड एक्चुअली मैनेज्ड बाय sheer scorn to alter his personal appearance, वो एक ऐसा आदमी था जो कि एक्चुअली मैनेज्ड बाय, जो कि समझता था by sheer scorn, sheer यानी completely scorn यानी हकारत से देखना, तौहीन करना, टू alter his personal appearance, कि वो अपनी पर्सनल अपीयरेंस को चेंज कर सके, until he had become a sort of walking repudiation, repudiation ऐसी चीज जो कि मना की जाए या जो कि मतलब एक्सेप्ट होने के काबिल ना हो, ऑफ ऑक्सफोर्ड, यानी वो एक ऐसी चीज बन गया जो कि जिसको ऑक्सफोर्ड जो था वो एक्सेप्ट नहीं करता था, एंड ऑल इट्स ट्रेडिशन। बंदा तो वो अच्छा है, लेकिन उसने क्या किया है कि अपनी पर्सनल अपीयरेंस के लिए, लोगों की नज़रों में आने के लिए ना, उसने दूसरे लोगों के, दूसरे प्रोफेसर्स की इतनी ज़्यादा तौहीन की है कि अब वो ना ऑक्सफोर्ड और उसके जो ट्रेडिशंस हैं उनके लिए ना वो एक चलता फिरता रेपुटेशन है। रेपुटेशन यानी ऐसी चीज़ जिसको वो काबिल कबूल ही नहीं समझते, जिसको वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, ये चीज़ है। It must have been largely in his own despite that he was squeezed into something called a readership of phonetics there. ये उसकी अपनी ही डिस्पाइट, यानी ये उसकी अपनी ही नफरत थी जिस वजह से ना स्क्वीज्ड, यानी उसको प्रेशर के साथ ना वो एक ऐसी चीज में चेंज हो गया जिसको रीडरशिप ऑफ फोनेटिक्स, यानी ऑक्सफोर्ड के अंदर ना वो एक ऐसी चीज के अंदर चेंज हो गया जिसको वो रीडरशिप ऑफ फोनेटिक्स कहते थे। कि फोनेटिक्स का जो प्रोफेसर होता है या एक पोजीशन होती है रीडरशिप ऑफ फोनेटिक्स की, तो वो वाली पोजीशन इसको ऑक्सफोर्ड के अंदर मिल गई थी, और ये चीज इसकी अपनी ही नफरत की वजह से थी। द फ्यूचर ऑफ फोनेटिक्स रेस्ट प्रोबेबली विद हिज पीपल्स। अच्छा, जो फोनेटिक्स का अब आप कह लें कि जो फ्यूचर है ना, वो इसके पीपल्स यानी इसके जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। यानी इसने तो अपनी इतनी रेपुटेशन जो है ना वो लो करवा ली है कि इससे तो हम किसी भी रेवोल्यूशन की जो तवक्को है ना, एक्सपेक्टेशन है, वो नहीं रख सकते। अब सारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो इसके स्टूडेंट्स पर ही हैं, हु ऑल स्वोर बाय हिम, जिन्होंने कसम खाई है कि वो क्या करेंगे कि वो मतलब फोनेटिक्स जो है ना उसको उसके फील्ड के अंदर काफ़ी काम करेंगे। बट लेकिन नथिंग कुड ब्रिंग द मैन हिमसेल्फ इनटू एनी सॉर्ट ऑफ कंप्लायंस यानी जोड़ना विद द यूनिवर्सिटी के साथ, टू विच ही नेवरथलेस clung by divine right in an intensely Oxonian way। तो कहता वैसे तो फोनेटिक्स का जो फ्यूचर है वो तो इसके स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और उन्होंने कसम भी खाई है कि वो इस फील्ड को काफी आगे लेकर जाएंगे, इसमें काम करेंगे। लेकिन ये खुद जो है ना, हेनरी स्वीट खुद जो है ना, ये किसी भी तरह से ना खुद को यूनिवर्सिटी यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसके साथ फ्रेंडली मैनर के अंदर नहीं ला सका, मतलब उनके साथ दोस्ती नहीं कर पाया यूनिवर्सिटी के साथ। और लेकिन दोस्ती तो नहीं कर पाया, लेकिन ये जो था ये यूनिवर्सिटी के साथ ना एक ऑक्सोनियन की जो टर्म है ये ऑक्सफोर्ड के लिए यूज की जाती है, कि एक ना ऐसे इंटेंसली फीलिंग के साथ ना ऑक्सफोर्ड के साथ जुड़ा हुआ था जो कि काफी डिवाइन थी। मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि चाहे इसके जो रिलेशन थे ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और उसके ट्रेडिशन के साथ वो अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी ये ना किसी तरह से ना एक ऑक्सोनियन वे के अंदर ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ था। मतलब वो लोग इसके रूल्स को, इसकी जो मतलब नॉलेज था या इसकी जो रिसर्च थी उसको फॉलो तो करते थे, लेकिन इससे हेट करते थे वो। आई डेयर से, यानी मैं ये कहने की जरूरत रखता हूँ इस पेपर्स के, इसके जो पेपर्स है ना, इसकी जो रिसर्च है, इफ ही हैज लेफ्ट एनी, अगर इसने कोई भी एक पेपर छोड़ा है, इंक्लूड सम सटायर्स, उसके अंदर मतलब कुछ सटायर्स होंगी, मतलब दूसरे लोगों के ऊपर बेइज्जती होगी, दैट मे बी पब्लिश्ड विदाउट टू डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स 50 years hence। यानी कहता है कि इसके जो पेपर्स है ना, जो रिसर्च है, अगर वो कोई भी बचा हुआ है पेपर, तो वो आज से 50 साल के बाद ना किसी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, कुछ ज्यादा नुकसान वाले रिजल्ट को एक्सपेक्ट किए बगैर उन पेपर्स को पब्लिश किया जा सकता है जिन पेपर्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा सटायर्स ही होंगी। ही वाज, ये जो हेनरी स्वीट था ना, आई बिलीव, मुझे यकीन है, नॉट इन द लीस्ट एन इल नेचर्ड मैन, यानी ये ज्यादा बुरा आदमी नहीं था जितना हमने इसको बना दिया है। वेरी मच द ऑपोजिट, बल्कि ये तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट था, आई शुड से, मैं ये कहूंगा। बट लेकिन
ही वुड नॉट सफर फूल्स ग्लैडली, लेकिन ये जो है ये पागल लोगों को इतनी आसानी से बर्दाश्त भी नहीं करता। मतलब इसके सामने अगर कोई बेवकूफ़ आदमी आता था ना तो ये मुंह पे उसकी बेइज्जती कर देता था, ये बेवकूफ़ लोगों को बर्दाश्त नहीं करता था। ये यहाँ पे बर्नार्ड शॉ कह रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर कहता है दोज, वो लोग हु न्यू हिम, जो हेनरी स्वीट को जानते थे, विल रिकॉग्नाइज, वो इस बात को समझ पाएंगे, इन माई थर्ड एक्ट, मेरे इस प्ले पेगमिलियन के तीसरे एक्ट में, द एल्यूजन, जो कि मैंने एक एल्यूजन यूज किया है, ये भी एक लिटरेरी डिवाइस होती है, टू द पेटेंट शॉर्ट हैंड, यानी एक पेटेंट शॉर्ट हैंड है, उसके लिए जो मैंने एक एल्यूजन यूज किया है, इन विच ही यूज टू राइट पोस्ट कार्ड्स, यानी पेटेंट शॉर्ट हैंड जो था जिसके अंदर हेनरी स्वीट जो था वो पोस्ट कार्ड लिखता था, उसके लिए जो मैंने एल्यूजन यूज किया है ना, वो आप लोग जरूर जो है ना वो उसको पहचान पाएंगे अगर आप हेनरी स्वीट को जानते हैं तो। अब ये क्या है पेटेंट? पेटेंट कहते हैं ऐसी चीज जो कि अगर एक बंदे ने इन्वेंट की है ना तो वो अगर उसका पेटेंट करा लेना तो उसका मतलब होता है कि उसके अलावा कोई भी बंदा उस चीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और शॉर्ट हैंड जो है ये एक सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि आप समझिए कि आप एक कॉन्फ्रेंस के अंदर हैं और आगे ना एक स्पीकर बैठा है जो कि बहुत तेजी के साथ बोल रहा है। अब आपने उसकी सारी बातों को नोट करना है, लेकिन अगर आप बिल्कुल आम वे के अंदर, जिस तरह से हम कोई अपनी लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स लिखते हैं, उस तरह से अगर आप वर्ड्स लिखेंगे ना तो आप कभी भी उस पूरी स्पीच को नहीं वहां पे लिख पाएंगे। तो एक ना मतलब एक तरीका इन्वेंट किया गया जिसके अंदर शॉर्ट हैंड जो था ना वो यूज किया गया। मतलब अगर एक वर्ड है, जैसे ये शॉर्ट हैंड वर्ड है, तो इसके लिए कोई एक सिंबल होगा, तो उस सिंबल को यूज करते हुए ना उसको बाद में डिकोड करके दोबारा स्पीच जो है उसको बना लिया जाता था। तो वो यूज किया जाता था शॉर्ट हैंड, एंड विच मे बी एक्वायर्ड फ्रॉम अ 4 and 6 penny मैन्यूल पब्लिश्ड बाय द क्लैरेंडन प्रेस। और कहता है कि वो जो शॉर्ट हैंड का सिस्टम था ना उसको एक्वायर्ड यानी उसको सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ना था कि आपको ना 4 and 6 यानी 46 पेनी का ना एक मैनुअल, यानी मैनुअल जो था एक बुक जो थी उसके अंदर लिखा हुआ था कि इसको कैसे मतलब सीखना है या यूज करना है। तो वो एक 46 पेनी की आप मैनुअल जो है ना जो कि क्लैरेंडन प्रेस ने पब्लिश की थी, उस मैनुअल को आप यूज करके इस शॉर्ट हैंड सिस्टम को आप सीख सकते हैं। द पोस्ट कार्ड्स विच मिसेस हिगिंस डिस्क्राइब्स आर सच एज आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम स्वीट। तो कहता है कि एक्ट 3 के अंदर जो मिसेस हिगिंस होती है, मिस्टर हिगिंस की जो माँ, आई थिंक, हाँ, जो माँ होती है, तो वो जो होती है ना वो जिस तरह से उन पोस्ट कार्ड्स को डिस्क्राइब करती है वो वही वाले पोस्ट कार्ड हैं जो कि मुझे हेनरी स्वीट से मिले थे। आई वुड डिसाइफर अ साउंड विच अ कॉकनी वुड रिप्रेजेंट बाय जर एंड अ फ्रेंचमैन बाय यू। तो कहता है कि आई वुड डिसाइफर यानी मैं ना डी कोड करने की कोशिश करता था एक ऐसी साउंड को जो कि कॉकनी यानी इलिटरेट मैन जिसको लैंग्वेज का कुछ भी नहीं पता, वुड रिप्रेजेंट बाय जर, जो कि जर की साउंड से मतलब बोलता था, एंड अ फ्रेंचमैन बाय स्यू, यानी एक फ्रेंचमैन जो है वो उस साउंड को बोलता था स्यू, और एक कॉकनी जिसको उस लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता वो उस वर्ड को जर की साउंड से बोलता था। तो कहता है कि मैं ना उन वर्ड्स को डिसाइफर यानी समझने की कोशिश करता था कि इन दो वर्ड्स के अंदर क्या डिफरेंस है, एंड देन राइट डिमांडिंग, और फिर मैं क्या लिखता था कि एक लेटर लिखता था विद सम हीट यानी क्यूरोसिटी, व्हाट ऑन अर्थ इट मीन। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं क्या करता था कि मैं एक जर साउंड और एक स्यू साउंड जो होती थी इन दोनों साउंड्स को पहले खुद डिसाइफर करने की कोशिश करता था, और फिर जब मैं उनको खुद से मतलब समझ लेता था ना, डिसाइफर का मतलब था डीकोड करना। तो कहता फिर मैं क्या करता था कि एक लेटर लिखता था, उसके अंदर मैं लिखता था कि ये जो दो वर्ड्स हैं, ये जो दो साउंड्स हैं, ये आपस में इनका क्या मतलब है या ये इस तरह से क्यों डिफरेंट है। तो ये चीज जो होती थी ना मैं ये हेनरी स्वीट को लिखता था, तो हेनरी स्वीट फिर मुझे बाद में जवाब देता था। अच्छा, हेनरी स्वीट जो था ना विद बाउंडलेस कंटेम्प्ट फॉर माय स्टूपिडिटी, वो मेरी स्टूपिडिटी जो थी ना, मतलब मैं पागल जो था, क्योंकि मुझे तो इतना नहीं पता था, मैं अपनी तरफ से जो भी मुझे समझ आती थी वो मैं उस लेटर के अंदर लिख देता था उसको, लेकिन वो तो एक एक्सपर्ट था, वो जब मेरी स्टूपिडिटी को देखता था ना तो वो बाउंडलेस कंटेम्प्ट यानी वो उसको बहुत ज्यादा उससे ना चिढ़ होती थी, और वो उस लेटर के अंदर लिखता भी था, वुड रिप्लाई, वो इस तरह से मुझे रिप्लाई देता था दैट के इट नॉट ओनली मीन्ट बट ऑब्वियसली वाज द वर्ड रिजल्ट, यानी ये जो दो साउंड ना जर और स्यू, ये रिजल्ट वर्ड की साउंड है, एज नो अदर वर्ड कंटेनिंग दैट साउंड, क्योंकि ये जो दो साउंड है ये इंग्लिश के अंदर इस रिजल्ट वर्ड के अलावा किसी भी वर्ड में नहीं है, एंड कैपेबल ऑफ मेकिंग सेंस विद द कॉन्टेक्स्ट, और जब आपको इस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट पता हो तभी आप इस साउंड की ना सेंस बना सकते हैं, इस साउंड को समझ सकते हैं। एग्जिस्टेड इन एनी लैंग्वेज स्पोकन ऑन अर्थ, यानी
ज़मीन के ऊपर जितनी भी ज़ुबानें बोली जाती हैं ना, उन सब के अंदर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड है रिजल्ट, उसके अंदर ही ये दो साउंड जो हैं इसके कॉन्टेक्स्ट के साथ इनको समझा जा सकता है और ये साउंड यूज़ की जाती हैं। ये मुझे हेनरी स्वीट जवाब में कहता था। दैट लेस एक्सपर्ट मॉडल्स शुड रिक्वायर फुलर इंडिकेशंस वाज बियॉन्ड स्वीट्स पेशेंस। कहता है कि जो लेस एक्सपर्ट मॉडल्स होते हैं ना, जिनको जुबान की इतनी समझ नहीं होती, शुड रिक्वायर फुलर इंडिकेशंस, उनको पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए साउंड्स का। ये बात जो थी ना, वाज बियॉन्ड स्वीट्स पेशेंस, ये चीज़ स्वीट को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मतलब स्वीट जो था ना, वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ता था कि आम बंदों को नॉलेज क्यों नहीं है लैंग्वेज का। देयरफॉर इसलिए दो द होल पॉइंट ऑफ हिज करंट शॉर्ट हैंड इज दैट इट कैन एक्सप्रेस एवरी साउंड इन द लैंग्वेज परफेक्टली। तो कहता है कि जो हेनरी स्वीट का शॉर्ट हैंड था ना, जो उसने इन्वेंट किया था, उसका नाम था करंट शॉर्ट हैंड, जो हेनरी स्वीट ने इन्वेंट किया था। अच्छा, उसका जो ओवरऑल पॉइंट था ना, वो ये था कि लैंग्वेज के अंदर जितनी भी साउंड्स है ना, उनको परफेक्ट वे के अंदर लिखा जा सके, वोवल्स एज वेल एज कॉन्सोनेंट्स, यानी चाहे वो वोवल्स हो चाहे वो कॉन्सोनेंट्स हो, एंड दैट योर हैंड हैज टू मेक नो स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है लिखना कुछ भी, एक्सेप्ट द इजी एंड करंट वंस विद व्हिच यू राइट एम एन एंड यू एल पी एंड क्यू। अच्छा, कहता है कि आपके हाथ को ना क्या है कि सिर्फ आम जो वर्ड्स होते हैं, जिस तरह से एम एन यू एल पी क्यू, इस तरह के जो आम इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं, इन लेटर्स के अलावा आपको कोई भी और मुश्किल लेटर जो है वो ना लिखना पड़े। यही इसके जो करंट शॉर्ट हैंड था ना हेनरी स्वीट का, इसका यही मकसद था। स्क्राइबिंग देम एट वट एवर एंगल कम्स इजिएस्ट टू यू, यानी आप इन लेटर्स को ना उस अंदाज के अंदर, उस वे के अंदर लिख सकें जिस वे के अंदर आपको वो ईजी लगे। His unfortunate determination to make this remarkable and quite legible script serve also as a shorthand reduced it in his own practice to the most inscrutable of cryptograms। था इस बेचारे की जो डिटर्मिनेशन थी, जो एक डिसीजन था, इरादा था, अनफॉर्चुनेट, बेचारे बदकिस्मत आदमी का, कि ये बना सके एक ऐसा शानदार और एक ऐसा लेजिबल कहते हैं जिसको आप पढ़ सकें और डिसाइफर कर सकें, समझ सकें। स्क्रिप्ट यानी ऐसी समझने वाली स्क्रिप्ट बना सके। सर्व आल्सो शॉर्ट हैंड, तो उस डिसीजन के साथ इसने वो शॉर्ट हैंड बनाया। रिड्यूस्ड इट इन हिज ओन प्रैक्टिस, यानी अपनी प्रैक्टिस के साथ ना इसने उसको ऐसा शॉर्ट हैंड सिस्टम बना दिया टू द मोस्ट इंस्क्रूटेबल ऑफ क्रिप्टोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स जो है ये आप समझ लें कि एक सीक्रेट राइटिंग सिस्टम होता है, साइफर राइटिंग इसको कहते हैं, जिसको बाद में डी कोड करके अंडरस्टैंड किया जाता है। तो कहता है कि इसकी जो मेहनत थी ना, जो इसने शॉर्ट हैंड सिस्टम के अंदर यूज की, वो उसके साथ ना इसने एक ऐसा क्रिप्टोग्राम्स का सिस्टम बना दिया जो कि इंस्क्रूटेबल था। इंस्क्रूटेबल यानी खुफिया था। हिज ट्रू ऑब्जेक्टिव, उसका जो असल मकसद था ना, वाज द प्रोविजन ऑफ अ फुल एक्यूरेट एंड लेजिबल स्क्रिप्ट फॉर आवर नोबल बट इल ड्रेस्ड लैंग्वेज। यानी उसका जो असल मकसद था ना, वो था कि वो एक फुल यानी कंप्लीट, एक्यूरेट यानी सही, लेजिबल यानी जिसको रीड किया जा सके, स्क्रिप्ट ऐसी स्क्रिप्ट फॉर आवर नोबल यानी हमारी जो ग्रेट लेकिन इल ड्रेस्ड यानी जो बुरी तरह से स्पोक यानी बोली जाने वाली जुबान है इंग्लिश, उसके लिए वो एक क्या दे सके, एक स्क्रिप्ट दे सके। बट लेकिन ही वॉज लेड पास्ट का मतलब है डिस्ट्रैक्टेड, यानी उसका ध्यान भटक गया। बाय हिज कंटेम्प्ट, उसकी नफरत से, फॉर द पॉपुलर पिटमैन सिस्टम ऑफ शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड का जो बहुत ही मशहूर पिटमैन सिस्टम था ना, उस सिस्टम के लिए जो उसकी नफरत थी, उस नफरत ने उसका ध्यान भटका दिया। और ये जो हेनरी स्वीट था, ये हमें एक ऐसा सिस्टम ना दे सका जो कि एक्यूरेट होता, लेजिबल होता और फुल होता, विच ही कॉल्ड द पिटफॉल सिस्टम। और ये जो पिटमैन सिस्टम था ना, जिससे ये हेनरी स्वीट नफरत करता था, इसको ये पिटफॉल सिस्टम कहता था। अच्छा, द ट्रम्प of pitman was a trump of business organization। अब यहाँ पे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है ना, वो हमें बताएगा कि ये जो पिटमैन सिस्टम था, ये हेनरी स्वीट के करंट शॉर्ट हैंड जो सिस्टम था उससे क्यों बेटर था। तो वो कहता है कि पिटमैन सिस्टम की जो ट्रम्प है ना, जो जीत है, वो दरअसल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जीत है। मतलब वो इसलिए जीत सका क्योंकि वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो थी ना, वो उसको चलाती थी। देयर वाज अ वीकली पेपर to persuade you to learn pitman। अच्छा, हर हफ्ते ना एक पेपर पब्लिश होता था जो कि आपको परस्यूड कर सके, आपको गाइड कर सके कि आप किस तरह से पिटमैन सिस्टम लर्न कर सकते हैं। यानी सबसे पहला जो रीजन था, फैक्ट नंबर 1 था, वो ये था कि हर हफ्ते एक पेपर पब्लिश होता था जिसके अंदर बताया जाता था कि आप इस पिटमैन सिस्टम को कैसे सीख सकते हैं। देयर वर चीप टेक्स्ट बुक्स एंड एक्सरसाइज बुक्स। अच्छा, उसके अलावा बहुत ही सस्ती किताबें और एक्सरसाइज बुक्स थी, एंड ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ स्पीचेस
फॉर यू टू कॉपी। और उसके अलावा बहुत सारी जो स्पीचेस थी, बहुत से लोगों की जो स्पीच थी उसकी इस सिस्टम के अंदर यानी पिटमैन सिस्टम के अंदर जो ट्रांसक्रिप्ट्स थी वो भी मौजूद थी, ताकि आप उनको कॉपी करके सीख सकें। एक प्रैक्टिस होती है ना, जिस तरह से हम जब ट्रांसलेशन सीख रहे होते हैं तो हम एक इंग्लिश के हमारे पास कोई चीज़ होती है या एक पैराग्राफ होता है, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो उसी तरह से यहाँ पे इस सिस्टम को सीखने के लिए स्पीचेस भी मौजूद थी जिनकी ट्रांसक्रिप्ट को यूज करके सीखा जा सकता था। एंड स्कूल्स, और उसके अलावा स्कूल्स भी थे वेयर एक्सपीरियंस टीचर्स कोच्ड यू अप टू द नेसेसरी प्रोफिशिएंसी। अच्छा, और ऐसे स्कूल्स भी थे जहाँ पे तजर्बाकार जो टीचर थे ना, वो आपको जितना जरूरी हो सके ना उतने ज्यादा प्रोफिशिएंसी होता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उस जितनी मतलब आपको प्रोफिशिएंसी की जरूरत होती थी ना, उतना आपको स्कूल्स के अंदर सिखाते थे। तो अब यहाँ पे कितनी चीजें हैं जो कि इस पिटमैन सिस्टम के पास हैं, लेकिन हेनरी स्वीट का जो करंट शॉर्ट हैंड सिस्टम है उसके अंदर नहीं है। तो पहली चीज ये है कि ये हर हफ्ते पब्लिश होता था एक पेपर, जिसके अंदर इसको कैसे सीखना है ये बताया जाता था। उसके अलावा टेक्स्ट बुक भी मौजूद थी जो कि बहुत ही सस्ती थी, और एक्सरसाइज बुक्स भी थी, और उसके अलावा स्पीचेस की ट्रांसक्रिप्ट्स भी मौजूद थी। उसके अलावा स्कूल्स के अंदर भी ये सिखाया जाता था। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसने मतलब मशहूर तो होना ही था। अच्छा, स्वीट कुड नॉट ऑर्गेनाइज हिज मार्केट इन दैट फैशन। तो स्वीट जो था ना, ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास में भी इतना पैसे नहीं होंगे कि वो इस तरह से, जिस तरह से ये पिटमैन जो है, इन्होंने एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपने इस पिटमैन सिस्टम को आगे मतलब लेके गए, लोगों तक पहुंचाया, उस तरह से स्वीट जो था वो इसको मार्केट यानी इसको एडवर्टाइज नहीं कर पाया। ही माइट एज वेल हैव बीन द सिबेल हु टोर अप द लीव्स ऑफ प्रोफेसी दैट नोबडी वुड अटेंड टू। अच्छा, ही माइट, ये हो सकता था, एज वेल हैव बीन द सिबेल। सिबेल जो है, ये मैंने अभी अभी अपने चैनल के ऊपर ना इसकी स्टोरी भी डाली है शॉर्ट के अंदर, तो आप ये देख सकते हैं। ये ग्रीक के अंदर एक प्रीस्टेस थी अपोलो देवता की, तो उसकी स्टोरी है। तो कहता है कि ये जो हेनरी स्वीट है ना, ये भी उस सिबेल की तरह है जो कि प्रोफेसी मतलब टोर ऑफ द लीव्स ऑफ प्रोफेसी, मतलब ये क्या करता था कि ये प्रोफेसाइज कर सकता था कि चीजें कैसी हो सकती हैं फ्यूचर के अंदर। तो ये हेनरी स्वीट भी बिल्कुल उसी तरह से था। द 4 and 6 penny manual, mostly in his lithographed handwriting, that was never vulgarly advertised। अच्छा, अब इसका क्या था, हेनरी स्वीट का जो करंट शॉर्ट हैंड था उसको कैसे एडवर्टाइज किया जाता था कि उसके लिए सिर्फ एक मैनुअल था, मतलब एक किताब थी जिसके अंदर लिखा हुआ था कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं, जो कि 4 and 6 penny की थी, 46 penny की थी, और मोस्टली इन हिज लिथोग्राफ्ड हैंड राइटिंग। लिथोग्राफ यानी प्रिंटेड हैंड राइटिंग, यानी हेनरी स्वीट जो था उसकी अपनी हैंड राइटिंग के अंदर था वो मैनुअल। दैट वाज नेवर वल्गरली एडवर्टाइज, जो कि इतना मतलब हाई लेवल के ऊपर उसको एडवर्टाइज नहीं किया गया जिस तरह से इस पिटमैन को किया जाता था। मे perhaps someday be taken up by syndicate and pushed upon the public as the Times pushed the Encyclopedia Britannica। अच्छा, कहता है कि लेकिन हो सकता है कि शायद एक दिन ऐसा आए, सिंडिकेट कहते हैं अ ग्रुप ऑफ पब्लिशर, यानी कोई पब्लिशर्स का ग्रुप हो जो कि क्या करे कि इसको उठा ले, किसको, कि हेनरी का जो मैनुअल है जो कि 46 पेनी का है, इसको उठा ले और पुश द पब्लिक, और पब्लिक में इसको मशहूर कर दे, फेमस कर दे, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से जो द टाइम्स न्यूज़ है ना उसने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को मतलब मशहूर कर दिया, उस तरह से ही शायद कोई पब्लिशर जो है वो हेनरी स्वीट के इस हाथ से लिखे हुए मैनुअल को जो कि 46 पेनी का है शायद किसी दिन पब्लिश कर दे या मशहूर कर दे पब्लिक के अंदर। बट लेकिन अनटिल देन, तब तक क्या है कि इट विल सर्टनली नॉट प्रिवेल अगेंस्ट पिटमैन, तब तक जो है ये पिटमैन का मुकाबला नहीं कर सकता। पिटमैन शॉर्ट हैंड जो सिस्टम है जितना वो मशहूर है उतना हेनरी स्वीट का ये जो करंट शॉर्ट हैंड सिस्टम है ये कभी भी मशहूर नहीं हो सकता। आई हैव बॉट 3 कॉपीज ऑफ इट। फिर बर्नार्ड शॉ कहता है कि मैंने ना हेनरी स्वीट का जो 46 पेनी का जो मैनुअल है ना उसकी मैंने 3 कॉपियाँ खरीदी ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम, अपनी पूरी जिंदगी के अंदर मैंने उसकी 3 कॉपियाँ खरीदी। एंड आई एम इन्फॉर्म्ड बाय द पब्लिशर्स, और वो जो पब्लिशर्स थे ना जो कि इस मैनुअल को पब्लिश करते थे, छापते थे, उन्होंने मुझे बताया दैट के इट्स क्लस्टर्ड एग्जिस्टेंस, यानी ये जितनी भी कापियां थी ना इस मैनुअल की, इज स्टिल अ स्टडी एंड हेल्दी वन, यानी वो अभी तक भी वैसे ही पड़ी हैं, मतलब लोगों ने वो बिल्कुल खरीदी नहीं है, वो अभी भी मार्केट के अंदर बिल्कुल वैसे ही पड़ी हुई हैं, बिल्कुल मतलब फ्रेश हालत के अंदर है क्योंकि वो कोई खरीद ही नहीं रहा। आई एक्चुअली लर्न द सिस्टम टू सेवरल टाइम्स। तो कहता है कि मैंने ना वो जो हेनरी स्वीट का करंट शॉर्ट हैंड है उसका जो सिस्टम है ना उसको 2 बार मतलब 2 सेवरल टाइम्स मैंने 2 बार उसको सीखा। एंड येट द शॉर्ट हैंड इन विच आई एम राइटिंग दीज लाइन्स इज पिटमैन्स, लेकिन
जिस शॉर्ट हैंड के अंदर मैं अब लिख रहा हूँ वो अभी भी पिटमैन है। कहता मैंने उसकी हेनरी स्वीट का जो करंट शॉर्ट हैंड सिस्टम था ना, उसके मैनुअल की मैंने 3 कापियां खरीदी और उसको मैंने 2 बार सीखने मतलब अपनी लाइफ के अंदर ना उसको सीखा। लेकिन अभी भी मैं किस शॉर्ट हैंड सिस्टम को यूज करता हूँ? पिटमैन को। मतलब अभी भी मैं पिटमैन को ही यूज करता हूँ। क्यों? उसका रीजन वो आगे बता रहा है। कहता है एंड द रीजन इज, और उसकी वजह ये है कि दैट माय सेक्रेटरी कैन नॉट ट्रांसक्राइब स्वीट। मेरी जो सेक्रेटरी है ना, हेनरी स्वीट का जो शॉर्ट हैंड सिस्टम है ना, उसको वो ट्रांसक्राइब नहीं कर सकती, उसको वो डिसाइफर नहीं कर सकती, समझ नहीं सकती। हैविंग बीन परफोर्स टॉट इन द स्कूल्स ऑफ पिटमैन, जिस तरह से ऊपर बताया गया कि पिटमैन जो सिस्टम है ये स्कूलों में भी सिखाया जाता है। और मेरी जो सेक्रेटरी है जब ये स्कूल में पढ़ती थी तो इसको भी वहां पर पिटमैन सिस्टम ही सिखाया गया है, इसलिए ये हेनरी स्वीट का जो शॉर्ट हैंड सिस्टम है ना उसको डिसाइफर या ट्रांसक्राइब नहीं कर सकती, इसलिए मैं आज भी पिटमैन सिस्टम ही यूज करता हूँ। अगरचे मैंने जो हेनरी स्वीट का जो करंट शॉर्ट हैंड सिस्टम है उसको 2 बार सीखने की कोशिश की है। देयरफॉर इसलिए स्वीट रेल्ड एट पिटमैन एज वेनली एज थेरासाइटस रेल्ड एट एजेक्स। रेल्ड का मतलब होता है गुस्सा निकालना, मतलब शिकायत करना। तो कहता है कि हेनरी स्वीट जो है ना वो पिटमैन सिस्टम के ऊपर इसी तरह से एक बेकार शिकायत करता है जिसका कोई भी फायदा नहीं है, जिस तरह से थेरासाइटस जो है उसने एजेक्स को लेकर शिकायत की थी। अब ये किस चीज का रेफरेंस है ये मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों ग्रीक मैथोलॉजी के कैरेक्टर है और ये जो है ना ये होमर की जो पोइम थी ना इलियड, उसके अंदर ये हमें प्रोमिनेंट नजर आते हैं। थेरासाइटस जो था ना ये एक बहुत ही आउटस्पोकन बंदा था, मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला और किसी को भी अपनी जुबान से कन्विंस करने वाला बंदा था। ये ट्रोजन वार जो हुई थी ना इलियड के अंदर जो हमें दिखाई गई है उसके अंदर ये एक आर्म सोल्जर था थेरासाइटस। लेकिन एजेक्स जो था ये ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट वॉरियर था जो कि अपनी स्ट्रेंथ और ब्रेवरी यानी बहादुरी के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। बहुत बार इसको एजेक्स द ग्रेट कहकर भी बुलाया जाता है। और ये ना ट्रोजन वार के अंदर जो ग्रीक वॉरियर्स थे ना उनमें से एक था। हिज रैलरी यानी इसकी जो शिकायत है ना गुस्से वाली, हाउएवर इट मे हैव ईज्ड हिज सोल, उसने मतलब गुस्सा करने के बाद इसकी रूह को तो सुकून दिया होगा। यानी जिस तरह से हमें जब गुस्सा आता है ना हम अगले बंदे पे गुस्सा निकालते हैं तो हमें एक सुकून सा फील होता है। तो यहाँ पे बर्नार्ड शॉ भी कह रहा है कि हेनरी स्वीट ने जब पिटमैन सिस्टम के ऊपर गुस्सा निकाला तो उससे इसकी रूह को तो सुकून मिला होगा। गिव नो पॉपुलर वॉक टू करंट शॉर्ट हैंड, लेकिन इसका जो अपना करंट शॉर्ट हैंड था ना उसको उस गुस्सा निकालने के बाद कोई भी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। वो कहते हैं कि एक आम पॉपुलैरिटी जो कि किसी भी चीज को एक उसके अपने टाइम के अंदर हासिल होती है। पेगमिलियन हिगिंस इज नॉट अ पोर्ट्रेट ऑफ स्वीट। फिर यहाँ पे एक और क्लैरिटी जो है ना वो यहाँ पे बर्नार्ड शो कर रहा है कि मेरा जो प्ले है ना पिगमिलियन, उसके अंदर जो मैंने हेनरी हिगिंस का कैरेक्टर दिखाया है वो स्वीट का पोर्ट्रेट नहीं है। मतलब जो हेनरी स्वीट था जो कि रियल लाइफ के अंदर एक एक्सपर्ट फोनेटिक्स का एक्सपर्ट था, उसकी मैंने पोर्ट्रेट यानी उसको मैंने अपने इस कैरेक्टर के थ्रू नहीं दिखाया। टू होम द एडवेंचर ऑफ लीजा डूलिटल वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, कि मेरा जो कैरेक्टर था हेनरी हिगिंस उसके बगैर लीजा डूलिटल के जो एडवेंचर थे कि वो किस तरह से एक इलिटरेट लड़की थी और किस तरह से उसको हेनरी हिगिंस ने एक अच्छा सारा एक्सेंट सिखाया दिया, तो वो जो एडवेंचर था वो उस कैरेक्टर यानी हेनरी हिगिंस के बगैर बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था। वो जो कैरेक्टर था ना वो मैंने हेनरी स्वीट से इंस्पायर होकर बिल्कुल भी नहीं लिखा। स्टिल एज विल बी सीन, लेकिन जैसा कि आप लोग अब भी देख सकते हैं देयर आर टचेस ऑफ स्वीट इन द प्ले, के प्ले के अंदर हेनरी स्वीट जो है ना उसके टचेस आपको जरूर मिलेंगे, यानी थोड़ा बहुत टच जरूर मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये जो हेनरी हिगिंस का कैरेक्टर है ना ये हेनरी स्वीट का कैरेक्टर है, लेकिन ओवरऑल जो हेनरी हिगिंस का कैरेक्टर है ना वो मैंने हेनरी स्वीट को सोचकर बिल्कुल भी नहीं लिखा। विद हिगिंस फिजिक एंड टेम्परामेंट स्वीट माइट हैव सेट द थीम्स ऑन फायर। कहता है कि जो मेरा प्ले के अंदर कैरेक्टर है ना हेनरी हिगिंस, उसकी जो फिजिक है यानी वो दिखने में कैसा है और उसका जो टेम्परामेंट है जो उसका गुस्सा है ना वो अगर सच में हेनरी स्वीट के अंदर होता ना, जो रियल लाइफ कैरेक्टर हेनरी स्वीट है अगर उसके अंदर होता ना, तो उस हेनरी स्वीट ने क्या करना था कि सेट द थीम्स ऑन फायर, उसने आग लगा देनी थी, यानी उसने बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाना था। अगर सच में जिस तरह से मेरे प्ले का कैरेक्टर है उस तरह से रियल लाइफ के अंदर हेनरी स्वीट भी होता तो ये यहाँ पे वो कह रहा है। अच्छा फिर कहता है एज इट वाज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ही इम्प्रेस्ड हिमसेल्फ प्रोफेशनली ऑन यूरोप टू एन एक्सटेंट दैट मेड हिज कंपैरेटिव पर्सनल ऑब्सक्योरिटी। कहता है कि जैसा आप देख सकते हैं कि हेनरी स्वीट जो है ना ही इम्प्रेस्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को इम्प्रेस किया है प्रोफेशनली अपने प्रोफेशन के अंदर ऑन यूरोप, पूरे यूरोप में, टू एन एक्सटेंट इस हद तक दैट के मेड हिज कंपैरेटिव पर्सनल ऑब्सक्योरिटी, के उसको ना किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। उसको किसी के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही अजीब लगेगा। एंड द फेलियर ऑफ ऑक्सफोर्ड टू डू जस्टिस टू हिज एमिनेंस, और उसकी जो एमिनेंस उसकी जो इंपॉर्टेंस है ना हेनरी स्वीट की, उसके साथ ऑक्सफोर्ड जो है ना वो जस्टिस नहीं कर पाया। ये क्या चीज है कि ये अ पजल टू फॉरेन स्पेशलिस्ट इन हिज
सब्जेक्ट। बाहर के जो लोग हैं ना, जो इंग्लिश नहीं बोलते लेकिन इसी फोनेटिक सब्जेक्ट के अंदर वो भी रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये एक बहुत ही अजीब बात है या एक पजल है, पहेली है कि ऑक्सफोर्ड जो है यूनिवर्सिटी जो है वो हेनरी स्वीट की इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि हेनरी स्वीट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, फोनेटिक्स का एक्सपर्ट है, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट जो है वो ऑक्सफोर्ड नहीं करता। तो ये जो चीज़ है ना, बाहर के जो फॉरेनर्स हैं ना जो कि फोनेटिक्स के अंदर एक्सपर्ट हैं, वो जब रिसर्च करते हैं ना इस बारे में, तो उन्हें ये चीज़ बहुत ही पहेली की तरह लगती है, पजल लगती है, अजीब लगती है, मतलब उन्हें समझ नहीं आती। आई डू नॉट ब्लेम ऑक्सफोर्ड। फिर बर्नार्ड शॉ कहता है कि मैं ऑक्सफोर्ड को भी ब्लेम नहीं करता, बिकॉज क्योंकि आई थिंक ऑक्सफोर्ड इज क्वाइट राइट इन डिमांडिंग अ सर्टेन सोशल अमेनिटी फ्रॉम इट्स नर्सलिंग्स। नर्सलिंग्स यानी स्टूडेंट्स, अमेनिटी कहते हैं ऐसी चीज जो कि बाहर के लोगों के साथ या माशरे के साथ, सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल हो। तो कहता है कि मैं इसके लिए ऑक्सफोर्ड को भी ब्लेम नहीं करता, क्योंकि ऑक्सफोर्ड जो है ना वो एक ऐसी चीज़ अपने स्टूडेंट से डिमांड करता है, मतलब अगर उसके स्टूडेंट कोई भी नई चीज़ लेकर आते हैं तो वो नई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कि सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल हो। लेकिन हेनरी स्वीट जो है उसकी काफ़ी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो इसलिए हेवन नोज इट इज़ नॉट एक्सऑर्बिटेंट इन इट्स रिक्वायरमेंट्स। और मतलब खुदा ही जाने कि ये जो ऑक्सफोर्ड है ना, ये अपनी रिक्वायरमेंट्स के अंदर एक्सऑर्बिटेंट कहते हैं जब कोई चीज़, कोई हद से ज़्यादा कोई चीज़ डिमांड की जाए। तो कहता है कि ऑक्सफोर्ड जो है ना वो डिमांड करता है कि उसके स्टूडेंट अगर कोई भी रिसर्च करते हैं तो वो सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, लेकिन खुदा ही जानता है कि ये कुछ ज़्यादा ही ऑक्सफोर्ड जो है ना वो मांग रहा है। मतलब कई चीज़ें होती हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होती लेकिन फिर भी वो इम्पोर्टेंट होती हैं, तो ये एक तरह से ऑक्सफोर्ड की रिक्वायरमेंट्स में ना कुछ ज़्यादा ही चीज़ एक्सीड कर रही है, बढ़ रही है फार। क्योंकि ऑल्दो आई वेल नो हाउ हार्ड इट इज़ फॉर अ मैन ऑफ जीनियस विद अ सीरियसली अंडररेटेड सब्जेक्ट टू मेंटेन सीरीन एंड काइंडली रिलेशंस विद द मैन हु अंडररेटेड। कहता है कि ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है एक ऐसे आदमी के लिए जो कि जीनियस है, एक ऐसे सब्जेक्ट के अंदर जो कि काफ़ी अंडररेटेड है, जिसके अंदर मतलब बाकी लोग जल्दी हाथ नहीं डालते, लेकिन वो उस सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपर्ट है। टू मेंटेन सीरीन एंड काइंडली रिलेशंस, उस आदमी के लिए ये बहुत ही चीज़ मुश्किल है कि वो ऐसे लोगों के साथ मतलब अच्छा रिलेशन बना के रखे, सीरियस और काइंड रिलेशन बना के रखे, जिन लोगों ने उसे अंडररेट किया है, जो लोग उस सब्जेक्ट को समझते ही नहीं है और उसकी जगह पे कोई और ग्रीक या लैटिन का सब्जेक्ट ले लेते हैं, उन लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना एक ऐसे आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जो कि बहुत ही ज़्यादा जीनियस है और एक ऐसे सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है जो कि अंडररेटेड है। ये यहाँ पे वो कह रहा है। अच्छा, एंड और who keep all the best places for less important subjects which they profess without originality and sometimes without much capacity for them। अच्छा, कहता है कि और ये लोग जो कि मतलब अंडररेट करते हैं उस सब्जेक्ट को, यानी फोनेटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा चूज नहीं करते ना जो लोग, वो लोग जो है ना वो ऐसी ऐसी बेस्ट प्लेसेस के ऊपर हैं जो कि लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर हैं। मतलब वो ना लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के अंदर ना अच्छी प्लेसेस के ऊपर हैं और ऐसी मतलब प्रोफेशन के अंदर हैं जिनके अंदर वो ओरिजिनलिटी भी नहीं दिखाते और कभी कभार तो उनके अंदर वो कैपेसिटी भी नहीं होती काम करने की उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जिस सब्जेक्ट के अंदर वो काम कर रहे होते हैं। स्टिल, लेकिन फिर भी if he overwhelms them with wrath and disdain he cannot expect them to heap honors on him। कहता है लेकिन फिर भी अगर वो बंदा जो है जो कि फोनेटिक्स का एक्सपर्ट है और वो उन लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन नहीं रख सकता, वो अगर फिर भी क्या करता है कि ओवरवेल्म देम यानी डोमिनेट कर देता है विद रैथ एंड डिस्डेन, यानी गुस्से के साथ और नफरत के साथ, यानी उन लोगों को नफरत शो करता है, उनकी बेइज्जती करता है, तो वो कभी भी उन लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो लोग उसकी इज्जत करें। कौन लोग? जो कि लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं। अच्छा, ऑफ द लेटर जनरेशंस ऑफ फोनेटिशियंस आई नो लिटिल। कहता है कि जो अब बाद में आने वाली जो फोनेटिक्स की जनरेशंस है ना, नस्लें जो हैं, उनके बारे में मुझे बहुत ही कम पता है। अमंग देम टॉवर्ड्स द पोएट लोरेट। अच्छा, उन सब के दरमियान ना जो पोइट लोरेट है ना, पोइट लोरेट कहते हैं जो कि किसी भी कंट्री का इंपॉर्टेंट पोइट होता है जो कि गवर्नमेंट ने मतलब उसको रखा होता है और गवर्नमेंट के लिए पोइम्स वगैरह लिखता है और काफी इंपॉर्टेंट होता है वो, तो ये एक टाइटल होता है जो कि उस पोइट को मिला होता है। तो कहता है कि ये जो आज की जनरेशन है ना जो कि फोनेटिक्स के अंदर काम कर रही है, इनसे ज्यादा तो आज का जो पोइट लोरेट है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। टू होम परहैप्स हिगिंस में ओ हिज मिल्टोनिक सिंपैथीज, यानी ये जो पोइट लोरेट है ना, ये अगर ये एक ऐसा बंदा है कि आप कह सकते हैं कि मेरे इस प्ले पैगमिलियन के अंदर जो हेनरी हिगिंस मिल्टन की लाइंस को कोट करता है ना, मिल्टन की लाइंस,
तो ये मैंने इसी पोइट लॉरेट को ध्यान में रखते हुए लिखी हैं। दो हेयर अगेन आई मस्ट डिस्क्लेम ऑल पोर्ट्रेचर, लेकिन यहाँ पर फिर से मैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि मैंने जो हेनरी हिगन्स का कैरेक्टर है वो हेनरी स्वीट को देखकर नहीं लिखा, तो यहाँ पे मैं फिर से कहूँगा कि मैंने पोइट लॉरेट के कैरेक्टर को देखकर हेनरी हिगन्स की ये जो मिल्टोनिक सिंपथीज है, मिल्टन की जो लाइंस हैं, वो मैंने ऐड नहीं की। यहाँ पे वो ये कह रहा है, बट लेकिन इफ द प्ले मेक्स द पब्लिक अवेयर दैट देयर आर सच पीपल एज फनेटिशियंस, कहता है लेकिन अगर मेरा जो प्ले पिग्मिलियन है ना वो लोगों को ये बात बता देता है ना कि दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिनको फनेटिशियंस कहा जाता है, एंड दैट दे आर अमंग द मोस्ट इंपोर्टेंट पीपल इन इंग्लैंड एट प्रेजेंट, इट विल सर्व इट्स टर्न। और ये ऐसे लोग हैं जो कि इंग्लैंड के अंदर ना बहुत ही अहम लोगों में से लोग हैं, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये जो प्ले पिग्मिलियन है ना इसने अपना काम कर दिया है। अच्छा, फिर कहता है I wish to boost that Pygmalion has been an extremely successful play all over Europe and North America as well as at home। तो कहता है कि I wish to boost, यानी मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इस बात को प्रमोट करूं या मैं इस बात को लोगों को बताऊं कि पिग्मिलियन मेरा जो प्ले लिखा हुआ प्ले है ना वो यूरोप के अंदर और नॉर्थ अमेरिका के अंदर इसी तरह से मशहूर है जिस तरह से वो इंग्लैंड के अंदर एट होम यानी इंग्लैंड के अंदर मशहूर है। इट इज़ सो इंटेंसली एंड डेलिबरेटरी डाइडेक्टिक, ये इतना ज्यादा यानी बहुत इंटेंसली यानी बहुत ज्यादा डेलिबरेटली का मतलब ये इंटेंसली होता है कि बहुत ज्यादा डाइडेक्टिक कहते हैं कि ऐसी चीज जिसका कोई पर्पस हो। तो कहता है मेरा ये जो प्ले है इसका भी एक पर्पस था। तो कहता है मेरा प्ले जो है ना ये बहुत ही ज्यादा डाइडेक्टिक था जिसने लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश की, एंड इट्स सब्जेक्ट इज एस्टीम्ड सो ड्राई, और इसका जो सब्जेक्ट था कि मतलब इस प्ले ने क्या चीज सिखाने की कोशिश की वो इतना ड्राई था, मतलब इतना बोरिंग था ना, that I delight in throwing it at the heads of wise actors who repeat the parrot cry that art should never be didactic। wise actors कहते हैं एक ऐसा बंदा जो कि समझता है कि वो बहुत ज्यादा चालाक है लेकिन असल में वो इतना चालाक नहीं होता। तो कहता है कि मेरा जो प्ले था इसका सब्जेक्ट जो था, टॉपिक जो था, जो कि मैं सिखाना चाहता था वो इतना ज्यादा बोरिंग था कि मुझे खुशी होगी कि मैं ये टॉपिक जो है उन लोगों के सरों के ऊपर मारूं जो कि तोते की तरह बार बार कहते हैं कि आर्ट जो होता है ना वो कभी भी डाइडेक्टिक नहीं होना चाहिए। मतलब मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि देखो मेरा ये जो प्ले है ये डाइडेक्टिक है और ये इतना ज़्यादा मतलब फेमस भी है। तो इससे मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि कोई भी आर्ट जो है वो डाइडेक्टिक हो सकता है और फेमस भी हो सकता है। इट गोज टू प्रूव माई कंटेंशन दैट आर्ट शुड नेवर बी एनीथिंग एल्स। मतलब मेरा ये प्ले जो है ये मशहूर हुआ और इसका जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो इतना बोरिंग भी था। तो इससे मैंने ये चीज़ तो प्रूव कर दी है कि आर्ट जो है उसको हमेशा डाइडेक्टिक होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ सिखाना चाहिए लोगों को, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। फाइनली, आखिरकार, एंड फॉर द इनकरेजमेंट ऑफ पीपल, और लोगों की मतलब हौसला अफजाई करने के लिए, उनको और ज़्यादा इनकरेज करने के लिए, ट्रबल्ड विद एक्सेंट्स, उन लोगों को जिनको एक्सेंट समझ नहीं आती या वो सही तरह से एक एक्सेंट बोल नहीं पाते, दैट कट देम ऑफ फ्रॉम ऑल हाई एम्प्लॉयमेंट, और उस वजह से क्या होता है वो अच्छी एम्प्लॉयमेंट से दूर हो जाते हैं। मतलब ऐसी अच्छी नौकरियां जहां पर अच्छे एक्सेंट की डिमांड की जाती है उन नौकरियों से दूर हो जाते हैं। तो अब मैं उन लोगों को ना इनकरेज करने के लिए आई में ऐड दैट, मैं ये ऐड करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा दैट कि द चेंज रोट बाय प्रोफेसर हिगन्स, कि मेरे प्ले के अंदर जो प्रोफेसर हिगन्स था ना उसने इन द फ्लावर गर्ल, वो जो फ्लावर गर्ल थी उसके अंदर जो चेंज लेके आया ना वो इज नाइदर इम्पॉसिबल नॉर अनकॉमन, ना तो वो इम्पॉसिबल था और वो आम सी बात थी, मतलब वो एक आम सी चीज है जो कि कोई भी कर सकता है। द मॉडर्न कंसर्ज डॉटर, कंसर्ज कहते हैं एक ऐसा आप कह लें कि सर्वेंट, जो कहता है कि हमारे मॉडर्न टाइम के अंदर जो कंसर्ज है ना उसकी जो बेटी है ना who fulfills her ambition by playing the Queen of Spain, जो कि अपने एम्बिशन को, अपने जुनून को फुलफिल करती है, पूरा करती है, कैसे? बाय प्लेइंग यानी रोल प्ले करके, किसका? क्वीन ऑफ स्पेन का, इन रे ब्लास्ट जो है ये एक प्ले है, एक रोमांटिक हिस्टोरिकल ड्रामा है जो कि 1838 के अंदर एक फ्रेंच पोइट जो कि नॉवलिस्ट भी था और प्ले राइट भी था उसने लिखा था, जिसका नाम था विक्टर ह्यूगो। तो उसके अलावा यहाँ पे है एट द थिएटर फ्रैंकस, ये पेरिस के अंदर ना फ्रेंच नेशनल थिएटर है जो कि 1680 के अंदर बना था। is only one of many thousands of men and women who have sloughed off their native dialects and acquired a new tongue। तो कहता है कि हमारे मॉडर्न टाइम के अंदर एक दरवाजा खोलने वाला और जो बंद करने वाला आदमी है उसकी जो बेटी है जो कि अपने एम्बिशन को, अपने जुनून को पूरा करती है, कैसे? फ्रेंच के एक थिएटर के अंदर रोय ब्लास्ट जो प्ले है उसके अंदर क्वीन ऑफ स्पेन का एक रोल प्ले करके
जो अपने एम्बिशन को पूरा करती है, इज ओनली वन ऑफ मैनी थाउजेंड्स ऑफ मैन, ये उन हजारों मर्दों और औरतों में से है जिन्होंने क्या किया कि अपने नेटिव यानी अपना जो शुरू से उन्होंने डायलेक्ट सीखा था उसको छोड़कर, स्लॉक्ड ऑफ यानी उसको छोड़कर एक नया डायलेक्ट, एक नई जुबान सीखी है। उनमें से एक एग्जाम्पल है ये। बट लेकिन द थिंग हैज टू बी डन साइंटिफिकली, कहता है कि ये काम तो आसान है कि हम किसी भी डायलेक्ट को सीख सकते हैं, लेकिन ये हमेशा साइंटिफिकली होना चाहिए, साइंटिफिक वे के अंदर। और द लास्ट स्टेज ऑफ द एस्पिरेंट मे बी वर्स देन द फर्स्ट, और जो एस्पिरेंट है जो कि एक नया डायलेक्ट सीख रहा है ना, उसकी जो लास्ट स्टेज होनी चाहिए ना, कोई काम सीखते हुए जो उसकी आखिरी स्टेज होती है वो जो होनी चाहिए ना, वो पहली स्टेज से हमेशा मुश्किल होनी चाहिए। मतलब आप एक कोर्स कर रहे हैं 2 महीने का, पहले हफ्ते जो है आपने कुछ सीखना शुरू किया तो आपको ऑब्वियस सी बात है सिंपल चीज़ों से वो सिखाते हैं, और जब आप एंड पे पहुंचते हैं तो एंड पे जाके आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिखाते हैं। तो इस लाइन में भी वो यही कह रहा है कि जो आपने अगर डायलेक्ट सीखना है ना, पहली बात तो ये कि वो साइंटिफिकली होना चाहिए, और जब आप उसको सीखने के एंड पे होंगे ना, कगार पे होंगे, तो वो जो आपकी स्टेज होनी चाहिए ना एंड वाली, वो हमेशा फर्स्ट स्टेज से वर्स यानी ज़्यादा मुश्किल होनी चाहिए। एन ऑनेस्ट एंड नेचुरल स्लम डायलेक्ट, यानी एक ऑनेस्ट यानी साफ साफ और एक नेचुरल झोंपड़ी में रहने वाले आदमी का जो डायलेक्ट होता है ना, इज मोर टॉलरेबल, वो फिर भी बर्दाश्त के काबिल होता है, देन उससे द अटेम्प्ट ऑफ अ फोनेटिकली अनटॉट पर्सन, एक ऐसे आदमी की कोशिश जिसको फोनेटिक्स का बिल्कुल भी नहीं पता, साउंड्स का बिल्कुल भी नहीं पता, टू इमिटेट द वल्गर डायलेक्ट ऑफ द गोल्फ क्लब, जो कि गोल्फ क्लब में आने वाले प्रोफेशनल जो ऑफिशियल्स लोग होते हैं उनके डायलेक्ट को कॉपी करने की कोशिश जो करता है ना वो आदमी, उसका डायलेक्ट एक झोपड़ी में रहने वाले आदमी के डायलेक्ट से बहुत ही बुरा होता है। एंड आई एम सॉरी टू से, और मुझे बहुत ही मतलब अफसोस है ये कहते हुए, दैट के इन स्पाइट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ आवर अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, के हमारी जो ड्रामेटिक आर्ट की अकेडमी है ना, उसकी जो कोशिशें हैं, उसकी जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल के बावजूद देयर इज स्टिल टू मच शैम गोल्फिंग इंग्लिश ऑन आवर स्टेज। शैम का मतलब होता है ढोंग करना, मतलब कॉपी करने की कोशिश करना किसी चीज को। तो कहता है कि अभी भी हमारा जो स्टेज है ना, वहाँ पे जो परफॉर्मेंस होती है वहाँ पर क्या होता है कि वही गोल्फिंग चलती है, वो जो गोल्फ क्लब के लोगों की जो जुबान है उसको कॉपी करने के जो एक्ट होता है ना, उसको यहाँ पे गोल्फिंग कहा गया है। तो कहता है कि हमारे जो इंग्लिश लोग हैं ना, वो अभी भी स्टेज के ऊपर आकर उन गोल्फ क्लब के लोगों की इंग्लिश को कॉपी करने की, डायलेक्ट को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। एंड टू लिटिल ऑफ द नोबल इंग्लिश ऑफ फॉब्स रॉबर्टसन। फॉब्स रॉबर्टसन जो था ना, इसका पूरा नाम है सर जॉनस्टन फॉब्स रॉबर्टसन, जो कि 1853 में पैदा हुआ था, 1937 में इसकी डेथ हुई थी। ये ना एक बहुत ही मशहूर ब्रिटिश एक्टर और थिएटर मैनेजर था, जो कि इंग्लिश स्टेज के अंदर 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ना इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो देखने को हमें मिलती है। तो ऑल्सो कहता है कि हमें फॉब्स रॉबर्टसन जैसा जो एक्टर था, उसका जो ओरिजिनल एक्सेंट था, उस तरह की चीज़ें हमें इंग्लिश स्टेज के ऊपर कम ही देखने को मिलती हैं, और जो गोल्फ क्लब के लोगों का एक्सेंट कॉपी करने वाली चीज़ है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये थी हमारी सारी प्रीफेस। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।